सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, डैमेज कंट्रोल, कि जो नुकसान है उसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि नुकसान को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। एडहेरेंस टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। एडेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, और इसके बाद में आता है टू प्रेपोजिशन। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, कि जो मौजूदा नियम हैं उनको फॉलो करना, उससे क्या हो सकता है, यानी कि मौजूदा नियमों को फॉलो करने से हम क्या कर सकते हैं, कैन लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कि भूकंप के जो प्रभाव हैं उन्हें हम सीमित कर सकते हैं, किस चीज़ से, कि जो मौजूदा रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके। दिस वीक, इस सप्ताह, एन अर्ली मॉर्निंग अर्थक्वेक, कि बहुत ही सुबह के टाइम पे एक भूकंप जो है देखा गया, कहाँ, इन तिब्बत ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1, यानी कि तिब्बत में भूकंप जो है हमें देखने को मिला अर्ली मॉर्निंग में। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तीव्रता, उस भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 7.1, एंड ओरिजिनेटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर हैज़ रिपोर्टेडली, और उसका ओरिजिन कहाँ था, धरती की गहराई में अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर नीचे। तो ये जो घटना हुई है भूकंप की, हैज़ रिपोर्टेडली, इस तरह की रिपोर्ट हमें देखने को मिली है इस घटना के संबंध में। क्लेम, यहाँ पे क्लेम का मतलब है ले लेना। तो इस घटना ने कितने लोगों की जान ले ली, एटलीस्ट 100 लाइव्स एंड डैमेज्ड बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, कि कम से कम जो है 100 लोगों की जान जो है इस भूकंप में चली गई, और कई हाउसेस हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, वे डैमेज्ड हुई। द ट्रेमर्स फ्रॉम द क्वैक, कि ये जो झटके थे, कि भूकंप के ये जो झटके थे, वर फेल्ट, अनुभव किए गए, इन नेपाल एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बिहार एंड इवन न्यू दिल्ली, कि तिब्बत में भूकंप था लेकिन इसके झटके जो हैं वे नेपाल, बिहार और यहाँ तक कि दिल्ली में भी महसूस किए गए। अब अगर हम बात करें नेपाल, बिहार और दिल्ली, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, यानी कि भूकंप जिस जगह आया उस जगह से हजारों किलोमीटर दूर भी इस भूकंप के प्रभाव को महसूस किया गया। द मेन अर्थक्वेक वाज फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 आफ्टर शॉक्स, कि जो मुख्य भूकंप था उसके बाद में, फॉलो का मतलब है उसके बाद में, एटलीस्ट कम से कम 2 और कम झटके वाले भूकंप जो है हमें देखने को मिले। आफ्टर शॉक का मतलब होता है बाद के जो झटके देखने को मिलते हैं, भूकंप आया उसके बाद 1-2 झटके और आते हैं ना, उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। इफ़ द एपी सेंटर हैड बीन लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़, यदि, द एपी सेंटर का मतलब है भूकंप का केंद्र, जिस जगह से भूकंप की शुरुआत हुई, हैड बीन लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया, कि जो भूकंप का केंद्र था वो यदि इंडिया के पास में रहा होता, द डैमेज कुड हैव बीन मैनीफोल्ड, तो नुकसान जो है वो और भी ज़्यादा कई गुना हो सकता था। मैनीफोल्ड का मतलब है कई गुना, कि भूकंप का जो एपी सेंटर है, भूकंप का जो केंद्र है, वो यदि इंडिया के क्लोज में रहा होता तो नुकसान और भी ज़्यादा कई गुना हो सकता था। अर्थक्वेक्स इन द हिमालयास इवॉक अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेड इन द कंट्री, कि हिमालय क्षेत्र में ये जो भूकंप आते हैं, इवॉक, इवॉक का मतलब होता है एक तरीके से ताज़ा कर देना, किसी चीज़ को जगा देना। अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेड इन द कंट्री, ड्रेड का मतलब होता है भय, डर। हिमालय क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप हैं वे देश में, देश के लोगों में एक तरह का डर जो है जगा देते हैं। मेमोरीज ऑफ टू डेडली, डेडली का मतलब होता है बहुत ही घातक, क्वैक्स इन नेपाल इन अप्रैल एंड मई ऑफ 2015, यादें, किस चीज़ की यादें, कि एक 2 बहुत ही घातक भूकंप देखने को मिले थे हमें, कहाँ पर, नेपाल में, कब, अप्रैल और मई में 2015 में। और इस भूकंप में क्या देखने को मिला था हमें, दैट किल्ड एटलीस्ट 9,000, इस भूकंप में जो है कम से कम 9,000 लोगों की जानें चली गई थी। एंड कॉज्ड, और ये भूकंप कारण बना था किस चीज़ का, इनकैलकुलेबल डैमेज,
एंड कॉस्ड इनकैलकुलेबल डैमेज, और इस भूकंप के द्वारा जो है जो नुकसान हुआ था वो इनकैलकुलेबल है। इनकैलकुलेबल का मतलब है जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, इतना भारी नुकसान हुआ था। तो इसकी जो यादें हैं, ये जो 2015 का भूकंप था, इसकी यादें जो हैं स्टिल बबल अप। बबल अप का मतलब होता है बिकम ऑब्वियस, है ना, कि कोई चीज़ जो है बार बार सतह पे आ जाती है, आपके सामने आ जाती है वो चीज़। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि वो जो 2015 का भूकंप था ना, उसकी यादें जो हैं अभी भी सामने आ जाती हैं अगर इस तरह का कोई भी भूकंप आता है तो। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द gigantic shards into which earth is broken up। the tectonic plates यानी कि जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत ही विशालकाय, एक्सट्रीम लार्ज। शार्ड्स, शार्ड का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर जाइजेंटिक शार्ड्स इनटू विच अर्थ इज़ ब्रोकन अप, कि हमारी पृथ्वी जो है वो ब्रोकन अप का मतलब है विभाजित है, टूटी हुई है, बटी हुई है, कि हमारी पृथ्वी जो है इन बड़ी बड़ी विशालकाय जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके टेक्टोनिक प्लेट्स के जो खंड हैं उन खंडों से मिलके जो है पृथ्वी बनी हुई है। लेयर्ड ऑन देम आर द कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज, और इनके ऊपर कि भाई सबसे पहले तो क्या है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बहुत ही विशालकाय, जिनसे जो है पृथ्वी जो है इनसे बनी हुई है, और इनके ऊपर किस चीज़ की लेयर है, लेयर्ड ऑन देम आर कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज, और इसके बाद में इन प्लेट्स के ऊपर हमारे महाद्वीप और समुद्र जो हैं स्थित हैं। दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो हैं लगातार मोशन में बनी रहती हैं, यानी कि गति करती रहती हैं। कोलॉइडिंग विथ, डाइवर्जिंग विथ और स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या तो ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर हटती हैं, डाइवर्ज होती हैं, और स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर, या फिर ये प्लेट जो है एक के ऊपर दूसरी प्लेट जो है चढ़ जाती है। द इंडियन प्लेट कोलॉइडेड विथ द यूरेशियन प्लेट एंड द क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है जो धरती होती है उसकी जो अपर लेयर होती है, जो पपड़ी होती है, जो अपर परत होती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। टिल्ट का मतलब है झुक जाना किसी दिशा, एक पर्टिकुलर दिशा में, अपवर्ड्स। तो क्या हुआ कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर हम बात करें तो जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जो है टकराई, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, वो ऊपर की ओर उठ गई, और उसके माध्यम से क्या हुआ, हिमालयास का निर्माण हुआ, क्रिएटिंग, निर्मित करते हुए द हिमालयास। द फ्रैक्चर्ड जोन, तो इस क्षेत्र में ये जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो टकराई, जो एक तरह से कॉलिजन हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ, तो ये जोन जो है ना, ये कैसा है जोन, फ्रैक्चर्ड है ना, यहाँ पे जो है एक तरह से ये फ्रैक्चर्ड जोन है। along which they interact create the fault lines, यानी कि ऐसे फ्रैक्चर्ड जोन्स जहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं ये टकराती हैं, तो इनके माध्यम से क्या होता है, इन प्लेट के टकराने से फॉल्ट लाइंस क्रिएट होती हैं। फॉल्ट लाइन का मतलब होता है क्रैक आ जाना, ज़मीन में जैसे क्रैक आ जाता है ना, वेयर अर्थक्वेक्स अकर, और ये जो क्रैक आ जाता है इसके माध्यम से ही हमें क्या देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है। अकर का मतलब है घटित होना। बाय स्टडिंग दीज फॉल्ट्स एंड द पैटर्न ऑफ पास्ट अर्थक्वेक्स, तो इस तरह के ये जो फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, ये जो दरारें देखने को मिलती हैं, या पास्ट में जो अर्थक्वेक्स आए हैं उनका जो पैटर्न होता है कि भाई वे किस तरह से आए हैं, इन पैटर्न्स के माध्यम से और इन फॉल्ट्स के माध्यम से जो भूकंप विज्ञानी होते हैं, सीस्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूकंप विज्ञानी, कैन एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में जो है अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना। तो पास्ट अर्थक्वेक्स पैटर्न के आधार पे जो भूकंप विज्ञानी हैं वो ये आकलन कर सकते हैं कि हाउ मच लेटेंट एनर्जी, लेटेंट एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पे गुप्त ऊष्मा, हाउ मच लेटेंट एनर्जी एट दीज फॉल्ट लाइंस, कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये जो क्रैक्स हैं, यहाँ पे अभी भी कितनी एनर्जी जो है बाकी है, विच कैन रन
थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। और ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये जो क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स जो हैं हजारों मील लंबे हो सकते हैं। तो इन क्रैक्स में अभी भी कितनी एनर्जी है उसका अंदाज़ा लगाने का प्रयास जो है भूकंप विज्ञानी करते हैं। तो ये पता करते हैं भूकंप विज्ञानी कि भाई कितनी एनर्जी जो है हैज़ बीन रिलीज्ड, कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, एंड हाउ मच ऑफ इट स्टिल रिसाइड्स इन देम, और अभी भी कितनी एनर्जी जो है बची हुई है जो कि फिर जो है भूकंप के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। साइंटिस्ट्स हैव लॉन्ग वार्नड ऑफ, वार्न के साथ में हम लगाते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, अ मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत ही विशालकाय, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल। मैसिव। ओवरड्यू, ओवरड्यू का मतलब है कि भाई कोई चीज़ जो कि घटित होनी है, अभी घटित हुई नहीं है, घटित होनी है। अर्थक्वेक इन द गढ़वाल कुमाऊँ रेंज। अब ये जो गढ़वाल कुमाऊँ पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक लंबे समय से जो है चेतावनी दी थी कि भाई यहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक जो है देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक अर्थक्वेक जो है ओवरड्यू है, वो आ सकता है, कभी भी देखने को मिल सकता है। क्यों दी थी उन्होंने ये चेतावनी? बिकॉज ऑफ, किस चीज़ के कारण? ऑफ व्हाट इज़ नॉन। व्हाट इज़ नॉन का मतलब है जो कुछ हमें ज्ञात है, अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेक्स इन द रीजन, कि इस क्षेत्र में जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनका जो पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पे जो कुछ जानकारी साइंटिस्ट के पास थी, उस जानकारी के आधार पे उन्होंने बताया था कि भाई गढ़वाल और कुमाऊँ जो पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ओवरड्यू है, वो कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट 300 ईयर्स सजेस्ट, कि पिछले 300 साल का जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है, पिछले 300 साल के जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो आंकड़े हमें ये बताते हैं दैट दोज दैट हैव अकर्ड हैव नॉट रिलीज्ड ऑल द पेंट अप एनर्जी, कि बीते समय में जो भूकंप हमें देखने को मिले हैं, अकर्ड का मतलब होता है घटित होना, कि जो भूकंप हमें देखने को मिले हैं उनके माध्यम से पूरी पेंट अप एनर्जी का मतलब होता है दबी हुई एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी, उन भूकंप के माध्यम से पूरी पेंट अप एनर्जी जो है वो मुक्त नहीं हुई है। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए देयर इज़ अ ब्रॉड कंसेंसस, इसीलिए एक बहुत ही व्यापक एग्रीमेंट देखने को मिलता है। कंसेंसस का मतलब है सहमति होना, मतैक्य होना, ब्रॉड कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट। तो इसी कारण से जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के बीच एक आम सहमति देखने को मिलती है, किस बात को लेकर? कि एन 8 मैग्नीट्यूड टेम्बलर इज ओवरड्यू, कि भाई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 8 यानी कि 8 तीव्रता वाला, यहाँ पे टेम्बलर का मतलब है भूकंप, इज ओवरड्यू, वो अभी ओवरड्यू है, यानी कि वो अभी आया नहीं है और वो किसी भी समय आ सकता है। ध्यान रखना, ओवरड्यू का मतलब है एक तरह से वो पेंडिंग चल रहा है, मतलब बिहाइंड टाइम चल रहा है वो एक तरीके से, अभी वो घटित नहीं हुआ है। तो यही वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई इस क्षेत्र में अभी जो है 8 मैग्नीट्यूड का एक और भूकंप जो है अभी आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्ट का मतलब है किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर देना, प्रेडिक्टिंग द डे एंड टाइम इज आउटसाइड द एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है आपका दायरा ऑफ करंट साइंस, कि ये प्रेडिक्ट कर पाना दुर्भाग्य से कि भाई वो भूकंप जो है किस दिन हमें देखने को मिलेगा, किस टाइम पे देखने को मिलेगा, अभी ये हमारी जो करंट साइंस है उसके दायरे से बाहर की बात है। अभी हम इतना तो बता पा रहे हैं कि भाई एक भूकंप जो है उसके आने की संभावना है, लेकिन वो कब आएगा और किस टाइम पे आएगा ये बताना अभी साइंस के बस की बात नहीं है। 10 इस प्रकार से द बेस्ट वी कैन होप फॉर इज इंसुलेशन, तो जो सबसे अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं वो ये कि हम क्या करें, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड, यहाँ पे प्रोजेक्टेड का मतलब है जो अनुमानित है, भविष्य के संबंध में जिसकी आशा है, प्रोजेक्टेड डैमेज, कि जो अनुमानित डैमेज हो सकता है इस आने वाले भूकंप के कारण, तो उस भूकंप से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक और भूकंप जो है 8 तीव्रता वाला, 8 मैग्नीट्यूड वाला आ सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन मस्ट बी व्यूड,
कि हिमालय क्षेत्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं, कोई पावर प्लांट लगाया जाता है, कोई बांध बनाया जाता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हिमालय क्षेत्र में जब काम किया जाता है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इन बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यानी कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये क्षेत्र जो है वो एक तरह से भूकंप प्रोन क्षेत्र है, अभी यहाँ और भी खतरनाक भूकंप आने की संभावना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन्हें बनाना चाहिए। वाइल जबकि सेवरल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इंटेंडेड, सेवरल का मतलब है कई, कि ये जो कई परियोजनाएं इस क्षेत्र में बनाई जाती हैं या उन पे काम चल रहा है, आर इंटेंडेड, उनका उद्देश्य क्या होता है, टू स्मूथ, स्मूथ का मतलब है बिना किसी एक तरह से डिफ़िकल्टी के आसानी से जो है आपका काम चल रहा है, टू स्मूथ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, कि लोग हैं और जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, उनका जो मूवमेंट है वो बड़ी आसानी से हो सके, उस मूवमेंट को सुगम बनाने का इरादा इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से होता है। लेकिन द रिकरेंट का मतलब होता है बार बार घटित होने वाला, द रिकरेंट लैंडस्लाइड का मतलब है ज़मीन का खिसकना, भूस्खलन, एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, ग्लेशियल लेक, देखो पर्वतों पे जो हिम एक तरह से बर्फ़ जमी होती है और वो बर्फ़ पिघल के कभी जो है एक झील के रूप में जो है बन जाती है, वहाँ पे बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं चारों तरफ, कभी किसी वजह से थोड़ी जो है बर्फ़ पिघल गई और एक झील जो है बन गई, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं, ग्लेशियल लेक बोल देते हैं उसे हम। तो उनका फट जाना, कभी कभी क्या होता है वहाँ पे वो जो झील होती है, जो बर्फ़ होती है, वो पूरी तरीके से फट जाती है और वो जो पानी का बहाव होता है वो क्या करता है, बाहर डालता है बड़े बड़े डैम्स को, दैट वाश अवे डैम्स, यानी कि वो पानी का जो बहाव होता है किस कारण से, ग्लेशियल लेक के आउटबस्ट हो जाने से, ग्लेशियल लेक के फट जाने से, या कभी कभी क्या होता है बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, हमें भूस्खलन देखने को मिलता है, और इनके माध्यम से क्या होता है कि जो डैम्स हैं वो बह जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट वाश अवे डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड रोड्स, तो इनके माध्यम से हमारे जो उस क्षेत्र में यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो रोड्स हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं, वे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वाइल सेवरल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, है ना, कि भाई जबकि कई जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वे इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों का जो जनजीवन है वो और सुगम हो सके, लेकिन इस क्षेत्र में जो बार बार हमें लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट देखने को मिलता है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। सर्व का मतलब है यहाँ पे कि भाई टू हेल्प अचीव समथिंग, सहायक होना, टू बी यूज़फुल एज समथिंग। तो कुल मिला के ये जो बार बार आने वाली लैंडस्लाइड्स हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हैं, ये हमारे लिए इस रूप में सहायक हैं एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर। ये बार बार, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, ये बार बार हमें लगातार इस चीज़ की याद दिलाते हैं, रिमाइंडर ऑफ द इनहेरेंट फ्रेजिलिटी ऑफ द रीजन, कि ये जो क्षेत्र है यहाँ क्या है, इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब है एक तरह का आप कह सकते हो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस क्षेत्र का एक लक्षण है। वो क्या है लक्षण, कि ये जो क्षेत्र है पूरा, ये क्षेत्र कैसा है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, है ना, बहुत ही कमज़ोर, यानी कि ये क्षेत्र जो है एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। ये बात जो है हमें इस क्षेत्र के संबंध में देखने को मिलती है। एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे आप पावर प्लांट लगाने जा रहे हो या आप डैम बनाने जा रहे हो, किसी भी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिमालय क्षेत्र में निर्मित करते वक्त मस्ट टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कि भाई इस बात को ध्यान में रखना, इस पर विचार करना, है ना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कि भाई जो है इस चीज़ को कैलकुलेट करना, है ना, कि भाई उस चीज़ को समझना। मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही निकट है, कभी भी हो सकती है। इमिनेंस ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक, कि इस इमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो कोई चीज़ जो बहुत ही निकट है और कभी भी हो सकती है। इमिनेंस ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक, कि एक बड़ा भूकंप जो है कभी भी इस क्षेत्र में घटित हो सकता है। इस बात को समझते हुए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इस क्षेत्र में अंजाम दिया जाना चाहिए ना, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट,
कि भाई कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कोई डैम है, कोई पावर प्लांट है, उसमें जो है आपकी लागत भी आती है, कॉस्ट भी आती है। तो उस कितनी आपकी कॉस्ट रहेगी, और अगर मान लो तुरंत ही भूकंप हमें देखने को मिलता है तो उससे कितना नुकसान होगा, इनको फैक्टर्ड इनटू प्लानिंग। प्लानिंग करते वक्त जो है फैक्टर्ड इनटू का मतलब होता है एक तरह से कंसीडर करना, विचार करना, किसी चीज़ पर कैलकुलेट करना। तो कहने का मतलब है कि जो कॉस्ट आप लगा रहे हो प्लानिंग के टाइम पे, तो कितनी कॉस्ट आपकी आ रही है, और अगर इमिनेंट इनमें है ना भाई तुरंत ही अगर कोई भूकंप हमें देखने को मिलता है तो कितना नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों को जो है समझना ज़रूरी है। एडेयरिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स, कि बिल्डिंग कोड्स का मतलब हुआ कि भाई जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, वहाँ पे कोई बिल्डिंग आप निर्मित करते हो, तो उससे जुड़े हुए कुछ नियम हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो एडेयर का मतलब हुआ फॉलो करना टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स, कि पहले से ही जो मौजूदा नियम हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक तो उन नियमों को फॉलो करना। नॉट ओनली इन द हिमालयास, न केवल हिमालय क्षेत्र में उन कोड्स को फॉलो करना, बट इन द सराउंडिंग इंडो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, कि भाई ये जो गंगा के जो मैदान है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको फॉलो किया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई जो बिल्डिंग कोड्स के जो नियम हैं, कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो तो उससे जुड़े हुए जो भी नियम हैं, उन नियमों को अगर फॉलो किया जाता है तो उनके माध्यम से क्या हो सकता है, कैन गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे इसका मतलब होता है टू बी वेरी हेल्पफुल, कि अगर ऐसा किया जाता है कि भाई जो भी नियम हैं पावर प्लांट्स को बनाते समय या किसी डैम को बनाते समय, जो भी सरकार ने या वैज्ञानिकों ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को अगर फॉलो किया जाता है तो ये हमारे लिए सहायक हो सकता है। किस चीज़ में, इन लिमिटिंग द इनएविटेबल डैमेज। इनएविटेबल का मतलब है जिसको आप टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है ना, अपरिहार्य, जो होके ही रहे। अब देखो भूकंप आ गया तो उससे जो है डैमेज होना इनएविटेबल है, कि भाई वो डैमेज तो करेगा, लेकिन इस डैमेज को इस डैमेज को जो है लिमिट किया जा सकता है काफ़ी हद तक, इस डैमेज को जो है काफ़ी हद तक सीमित किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि हिमालय क्षेत्र में और गंगा के मैदान वाले भागों में अगर जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको अगर फॉलो किया जाता है तो उनके माध्यम से क्या होगा कि काफ़ी हद तक ऐसा नुकसान जो अनअवॉइडेबल है उसको लिमिट करने में जो है हम सहायक हो सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है हेल्पफुल होना, किसी चीज़ में जो है सहायक होना, टू बी वेरी हेल्पफुल। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।